Hello students, so far we have discussed the concepts of laws of motion, FBD and conservation of momentum. Today we are going to study friction and our main focus will be on static friction. So let us start with friction. Friction. The most important point regarding friction is that it is self-adjusting. देखो अगर कहीं पे एक सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है या कोई भी बॉडी है, एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस पे एक फोर्स लगाते हो, ये जरूरी नहीं कि ये मूव करे. अगर आपने स्मॉल फोर्स लगाया तो इट विल नॉट मूव. थोड़ा सा फोर्स बढ़ाओगे तो भी हो सकता है मूव ना करे, लेकिन जब आप फोर्स बढ़ाते जाओगे एक कंडीशन आती है कि मूव करना शुरू कर देता है. दैट मीन्स इनिशियली जब आपने स्मॉल फोर्स लगाया और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, व्हेन द ब्लॉक इज नॉट मूविंग इट मीन्स दैट नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक मस्ट बी जीरो. अब अगर इसके फोर्सेस आप कंसीडर करो, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg. तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg तो बैलेंस कर रहे हैं. और अगर स्मॉल फोर्स हमने लगाया, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन, द फोर्स इज ओनली 1 न्यूटन एंड दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो डेफिनेटली इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है इट इज ऑल्सो 1 न्यूटन. इट मस्ट बी 1 न्यूटन एक्चुअली. Fr, फ्रिक्शन को हम इन शॉर्ट Fr लिख देते हैं. ये जो फ्रिक्शन है अभी 1 न्यूटन के इक्वल है क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा. अब सपोज हमने ये फोर्स को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया और इसे कर दिया हमने 2 न्यूटन एंड सपोज द ब्लॉक इज स्टिल एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, देन फ्रिक्शन मस्ट बी 2 न्यूटन. इससे बात क्लियर हो जाती है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूव ना करे तो फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है. और अगर हम ये फोर्स को बढ़ाते जाएं, एक कंडीशन आती है कि बॉडी चलना शुरू कर देती है. तो जो फ्रिक्शन का वेरिएशन है ये एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है. दैट मीन्स पहले हमने फोर्स स्मॉल लगाया तो फ्रिक्शन भी स्मॉल है, फिर हमने फोर्स को इंक्रीज किया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, वो भी इंक्रीज हो गया. लेकिन इस फ्रिक्शन के इंक्रीज होने की एक लिमिट होती है. उस लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. सपोज आपको दिया हुआ है म्यू एस 0.6 और म्यू के 0.5. एक्चुअली ये दो कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहलाता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन का. इनको हम धीरे धीरे अब डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे. पहला पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. इफ इट इज विद इन इट्स लिमिट, दैट मीन्स फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, ये कहां तक इंक्रीज हो सकता है. अगर एक्सटर्नल फोर्स इस लिमिट के अंदर है तो ये फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा. लेकिन अगर ये इस लिमिट से ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन विल बी लार्जर देन इट्स लिमिट एंड द फ्रिक्शन विल नॉट बी प्रोवाइडेड एंड द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. ये फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है, यानी जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन. एंड फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg. तो अगर हम यहां n की वैल्यू निकालें, n विल बी इक्वल टू mg और ये वैल्यूज पुट कर दें. म्यू एस इज 0.6, m इज 10 और सिंप्लिसिटी के लिए g की वैल्यू मैंने 10 ले ली. इट विल बी 60 न्यूटन. दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस बॉडी पे लग सकता है. इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, FL. दैट मीन्स FL इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हुई है और म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इसकी वैल्यू होती है. इट कम्स आउट टू बी 60 इन दिस केस.
अब अगर एक्सटर्नल फोर्स इस 60 न्यूटन से कम है तो फ्रिक्शन उतना ही होगा जितनी रिक्वायरमेंट। ये एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स यहां पे करते हैं कि हर बार जब भी फ्रिक्शन की वैल्यू लिखनी होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कर देते हैं। फ्रिक्शन इज नॉट नेसेसरीली म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इट मे बी लेस देन दिस वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज it depends on the requirement. If the requirement for the friction is within its limits, that means if it is less than FL or equal to FL, then it will be provided and the value of the friction will be equal to the external force. For example, जब हमने F की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन की, ये 60 न्यूटन से बहुत कम है, तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है 1 न्यूटन। आपने फोर्स 1 न्यूटन लगाया, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन है, इट विल बी प्रोवाइडेड बिकॉज इट इज विद इन इट्स लिमिट्स। लेकिन अगर आप ये फोर्स बढ़ाते हो 2 न्यूटन कर देते हो, देन अगेन दिस 2 न्यूटन इज लेस देन 60, इट इज विद इन द लिमिट्स एंड दिस फ्रिक्शन विल बी प्रोवाइडेड। आप इस फोर्स को बढ़ाते जाओ 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड सो ऑन। सपोज आप 60 न्यूटन लगा देते हो, एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन की लिमिट है, 60 न्यूटन तक फ्रिक्शन लग सकता है, तो ये 60 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा एंड द फोर्स नेट फोर्स विल स्टिल बी 0। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा के हम 61 न्यूटन कर दें, 61 न्यूटन, नाउ इट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इस फ्रिक्शन की लिमिट से ग्रेटर है, देयरफॉर नाउ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, और जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द काइनेटिक फ्रिक्शन? इट इज म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इट्स वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। म्यू के इज 0.5, एन इज 10 इंटू जी, दैट इज 10, that means it is 50 Newton. So here in this example, kinetic friction is 50 Newton and limiting friction is 60. We call it limiting friction. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एंश्योर कैसे होता है? बॉडी इस सरफेस पे स्लाइड नहीं कर रही, देयर इज नो स्लाइडिंग। ये मैं समराइज करने के लिए एक टेबल बना देता हूं यहां पे, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। ये तो है एक्सटर्नल फोर्स और ये है फ्रिक्शन। जब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन, बिकॉज इट इज विद इन इट्स लिमिट्स। If external force is 2 Newton, then this is also 2 Newton. When this is 20 Newton, again it is within limits, it will be 20 Newton. तो फ्रिक्शन मिल जाएगा जब तक वो लिमिट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है। अब सपोज ये हमने 60 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी 60 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन अप टू 60 लग सकता है, जबकि हम देख रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 50 न्यूटन तक है, बस 50 न्यूटन इसकी वैल्यू है, और जबकि स्टैटिक अप टू 60 न्यूटन है। हमने 60 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये अभी भी 60 लगेगा। फॉर एग्जांपल हम 55 न्यूटन फोर्स लगा दें तो ये भी लिमिट के अंदर है, क्योंकि फ्रिक्शन जब तक बॉडी रेस्ट पे है सरफेस पे, फ्रिक्शन ट्राइज इट्स बेस्ट फ्रॉम टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मूविंग। बॉडी को रोके रखने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर लगाता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लिमिट में होगा इट विल बी प्रोवाइडेड। तो रिक्वायरमेंट जो है फ्रिक्शन की 55 न्यूटन है, ये मिल जाएगी। लेकिन अगर हम फर्दर इस फ्रिक्शन, इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने 61 न्यूटन कर दिया, तो अब क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स 61 न्यूटन है और मैक्सिमम स्टैटिक लग सकता है 60। नाउ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। एज सून एज द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स।
अब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा और इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन है 50। अब अगर मैं ये फोर्स को बढ़ा के 70 न्यूटन कर दूं एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये 50 न्यूटन ही होगा। दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन फर्दर चेंज नहीं होगा। इसको आप 100 न्यूटन कर दो तो भी ये 50 न्यूटन ही रहेगा। तो दिस इज हाउ द फ्रिक्शन वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर, तभी हम इसको क्वेश्चंस में यूज कर पाएंगे। फ्रिक्शन का नेचर ये है कि अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है कि वो उस लिमिट तक लग सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। तो डायरेक्टली ये मत करना कि स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन लिख दें। एक्चुअली इट विल बी अप टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इट मे बी लेस देन दैट। बट इफ द बॉडी इज स्लाइडिंग देन द फ्रिक्शन इज काइनेटिक, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कांस्टेंट। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, सपोज ये तो है एक्सटर्नल फोर्स और ये है फ्रिक्शन। तो इनिशियली जब एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल है, यानी एफएल से कम, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर लेती है। उस केस में ये प्रोपोर्शनली चेंज होता है। इनफैक्ट इट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। सपोज एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन। ये अगर 2 न्यूटन हो जाता है तो ये भी 2 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन जब तक लिमिट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करता है। तो यहां हम ये बात क्लियरली समझ सकते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो ये एंगल 45 डिग्री होता है। जब ये एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होके लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगा, नाउ इट बिकम्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है, इट इज एफएल। नाउ मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये एंगल तो 45 ही है, लेकिन ये वैल्यूज जब इक्वल हो गई, हमने एक्सटर्नल फोर्स को फर्दर इंक्रीज कर दिया, तो सडनली द फ्रिक्शन रिड्यूसेस, it becomes kinetic, and there is a slight change in the value of the friction, and it remains constant after that. This is the variation of the friction with external force. और ये जो reduce हुआ है, ये जो वैल्यू आई है, this is kinetic friction. तो ये वैल्यू क्लियर हो जानी चाहिए किस तरह से ये वेरिएशन होता है फ्रिक्शन का। इसका ग्राफ 45 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते बढ़ाते फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, एक लिमिट तक पहुंचता है। उसके बाद जैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करता है एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन सडनली रिड्यूस हो जाता है एंड इट बिकम्स काइनेटिक एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट देयर आफ्टर। एक्चुअली ये जो इसके बाद फ्रिक्शन है, ये स्लाइटली वेरी करता है, इसके अंदर स्लाइट वेरिएशंस होते हैं कुछ ऐसे, लेकिन उसको हम अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। देयर आर स्लाइट वेरिएशंस इन दिस फोर्स, हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, और इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन को कांस्टेंट लिया जाता है। इट इज म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और एफएल की वैल्यू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये है वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये इसके अंदर बेसिक पॉइंट है। मैं इसको फिर रिवाइज करा देता हूं। जब तक बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, बॉडी सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है,
तो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू FL। FL जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप स्टैटिक फ्रिक्शन को FS भी लिख सकते हो, FS, हियर इट विल बी रिटर्न एज FS मैक्स, और आप ये कह सकते हो कि FS इज लेस देन और इक्वल टू FL। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के लेस देन और इक्वल होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करने से हमें यह पता लग जाता है कि फ्रिक्शन अप टू दिस वैल्यू हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ग्रेटर नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बॉडी को रोकने के लिए वो इस FL से ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा और बॉडी स्टार्ट कर देती है मूव करना, एंड इन दैट केस द फ्रिक्शन स्लाइटली रिड्यूसेस, इट बिकम्स काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों की वैल्यू यानी FL लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन से आती है, तब हम लेंगे μS, और FK कैलकुलेट करना है तो लेंगे μK। μK इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समटाइम्स इन द क्वेश्चंस ओनली म्यू इज रिटर्न, तो अगर सिर्फ म्यू लिखा हुआ है तो उससे हम ये समझेंगे कि या तो सिचुएशन के हिसाब से जो भी उसमें फिनोमेना हो रहा है, फॉर एग्जांपल बॉडी स्लाइड कर रही है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, अंडरस्टूड है, द कोएफिशिएंट इज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है और वो भी क्लियर है कि बॉडी रेस्ट पे है और म्यू लिखा हुआ है, म्यू इज गिवन, तो भी अंडरस्टूड हो जाएगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। लेकिन कई बार दोनों होते हैं, स्लाइड भी कर रही होती है बॉडी और कुछ पार्ट में क्वेश्चन के वो रुकी हुई है और म्यू लिखा है, बस क्वेश्चन में आपको म्यू दिया है, तब इन दोनों को एक ही एज्यूम कर लिया जाता है। यानी इन सच केसेस वी विल एज्यूम दैट μS एंड μK आर इक्वल व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट μK एंड μS एंड बोथ आर यूज्ड इन द सेम क्वेश्चन, देन वी विल एज्यूम दैट μS एंड μK आर इक्वल। तो μS और μK को इक्वल भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब इसकी स्टडी को हम और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देयर आर टू एंगल्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द अदर इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पहले हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, एक बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है और हम इसको पुल कर रहे हैं किसी फोर्स से, अब इस सरफेस से इस बॉडी पे दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन और एक है फ्रिक्शन जो इसे रोक रहा है। These are the two forces acting on the body. इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा, दिस इज R। ये जो R आया है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन सरफेस से आए, इट मीन्स R ये टोटल रिएक्शन है फ्रॉम द सरफेस, और इस R के ही ये दो कंपोनेंट्स हैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। इन दिस पर्टिकुलर केस इस सरफेस ने इस बॉडी पे ये R लगाया है फोर्स, इस R के ये दो कंपोनेंट्स हो गए। हम नॉर्मली इनको अलग अलग ही पढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को, क्योंकि ये इजी होता है। लेकिन ये टोटल रिएक्शन जो है R, टोटल रिएक्शन, और इसको टोटल कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। इट इज इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। f ये फ्रिक्शन है, इट मे बी काइनेटिक, स्टैटिक एटसेट्रा। इट मतलब मैक्सिमम स्टैटिक भी हो सकता है और लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है। ये जो टोटल कांटेक्ट फोर्स या टोटल रिएक्शन है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से इसका जो एंगल होता है, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। थीटा हियर इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमें ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। tan थीटा विल बी इक्वल टू, फ्रॉम दिस ट्राइंगल
This is f, therefore it will also be f. It is f upon n. और जैसा हम जानते हैं कि ये f डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है. इफ इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमें एंगल मिलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, एंड इफ इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन देन विल गेट एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो मैं लिख देता हूं यहां एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस केस में मैंने एफ ले लिया. और इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एंगल भी उस वक्त मैक्सिमम होगा जिसे नॉर्मली एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है. तो ये एफ एल एंड इट विल बी म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, इट इज म्यू एस. तो tan थीटा एस विल बी म्यू एस, एंड सिमिलरली tan थीटा के इज म्यू के. तो इन दोनों को इन शॉर्ट अगर हम लिखें सिंपल, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. तो दिस इज टू बी लर्न्ड. इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. ये थीटा किस किस के बीच एंगल होता है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड टोटल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस. और समटाइम्स हम इस थीटा को लैम्डा लिख देते हैं, tan लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. Another angle related to friction is angle of repose. एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हम एक बॉडी को रखें और इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को चेंज करें, हम ऐसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी रखें और इस एंगल को ऐसे धीरे धीरे चेंज करें, तो एक कंडीशन के बाद ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है. तो उस एंगल को, जिस एंगल पे बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज. तो ये एंगल कौन सा हुआ? एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन विद horizontal at which a body placed on it is at the verge of sliding. दैट मीन्स बॉडी जब इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ये अब स्लाइड करने वाली है. थोड़ा सा भी एंगल आप इंक्रीज करोगे इट विल स्लाइड, मतलब अभी स्लाइड नहीं कर रही. उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज. अब हम इस एंगल ऑफ रिपोज को फाइंड करेंगे. जैसा हमने अभी देखा कि ये एंगल वो वाला एंगल होता है जिस पे बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है. इट मीन्स कि अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगी है. जब हम इस एंगल को फर्दर इंक्रीज करते हैं, थीटा को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है. इट मीन्स कि अब फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता. इट इज एफ एल. नाउ वी ड्रॉ द फोर्सेज ऑफ द बॉडी. दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड वन फोर्स इज mg. mg. अब क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाते हैं स्लाइड करना शुरू कर देती है, तो अब नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0. और इस इक्विलिब्रियम के लिए जैसे मैंने एफबीडी में पॉइंट्स डिस्कस किए, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम वी कैन चूज एक्सिस इन एनी वे. और जब हमें एक्सिस चूज करने का फ्रीडम मिलता है तो हम एक्सिस को ऐसे सेलेक्ट करें कि ज्यादातर फोर्सेस एक्सिस के अलोंग आ जाए. तो इफ वी चूज one axis along normal reaction and the other along the plane, then two forces are along the axis. This mg can be resolved into components. तो इस केस में हमें ज्यादा components नहीं करने पड़े. ये theta, this will be mg cos theta and this will be mg
साइन थीटा। तो ये mg के कंपोनेंट्स हो गए। अब हमारे पास ये फोर्सेस हैं, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन बैलेंसेज mg साइन थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेज mg कॉस थीटा। अब इस FL की वैल्यू हमें पता है, इट इज म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इट इज mg कॉस थीटा। mg कैंसिल, ये इधर ले गए, टेन थीटा की वैल्यू आ गई म्यू एस। ये फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए था, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। इट मीन्स कि अगर इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल एंगल पे रखते हैं तो बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होती है। थोड़ा सा भी आप इंक्लाइन कर दोगे, फर्दर इंक्रीज कर दोगे एंगल को, तो ये स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो दीज आर टू एंगल्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, वन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द अदर एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है और इसके लिए भी टेन थीटा की वैल्यू म्यू होती है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये टोटल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल है। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन लूं, सपोज ये एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है और इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया 100 न्यूटन at an angle of 37 degree with the horizontal. Its mass is 20 kg and mu s is 0.5, mu k is suppose 4. To find the value ऑफ फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पुलिंग फोर्स है जो इसे आगे चला रहा है वो हम फाइंड कर लें कितना है। इट इज 100 cos 37 and this is the normal reaction, this is mg, here is the friction, and one component of this force is vertical and that will be 100, how much, it will be 100 sin 37। तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले लिमिट कितनी है फ्रिक्शन की, उसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। कुछ बच्चे ये रट लेते हैं कि म्यू mg होता है फ्रिक्शन, नो, इट इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एंड हियर नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन प्लस 100 साइन 37 इज इक्वल टू mg, और m यहां पे कितना है 20 इंटू g, इट इज 200 न्यूटन। तो n प्लस 100 cos sin 30, sin 37 is 3/5 equal to 200. n is 140. तो नॉर्मल रिएक्शन आया 140 न्यूटन। ओके, अब FL हमने कैलकुलेट किया, इट इज म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 140, इट इज 70 न्यूटन। तो जो FL है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, उसकी वैल्यू है 70 न्यूटन, और जो एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट आ रहा है, वो है 100 cos 37। वी कैलकुलेट इट, 100 इंटू cos 37 4/5, इट इज 80।
तो एक्सटर्नल फोर्स F is greater than FL, therefore the body will move, और जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट एंड Fk विल एक्ट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के हियर इज 0.4 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज 140, it is 56 Newton. So this is how we calculate the friction. We must consider the nature of friction and we have to give answer accordingly. यानी आपको पहले FL कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, इट इज अ मस्ट, तभी पता लगेगा क्या होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स FL से ग्रेटर है तो बॉडी मूव करेगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स FL से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको अब की बार भी म्यू एस और म्यू के गिवन है। सपोज म्यू एस है 0.6 और म्यू के है 0.55 और एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है 20 न्यूटन। आपको बताना है फ्रिक्शन कितना होगा, यू टू फाइंड फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड FL और उसके लिए आपको जरूरत होगी नॉर्मल रिएक्शन की। ये सिंपल केस है, इसमें फोर्स के कंपोनेंट्स नहीं होंगे क्योंकि ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हमने पहले क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, N इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू हमारे पास 10, g को सिंप्लिसिटी के लिए हमने 10 लिया हुआ है, इट इज 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास है। अब FL हम कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस इज 0.6 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज 100 एंड इट इज 60 न्यूटन। नाउ द एक्सटर्नल फोर्स इज 20 न्यूटन, इट इज लेस देन FL। External force, you can write F external, smaller than FL. It is smaller. Therefore, the body will not move. और जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो फ्रिक्शन कितना होगा, जितनी रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन है, उतना ही रिक्वायर्ड है इसे रोकने के लिए। Therefore, the friction will be equal to द एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्रिक्शन की कैलकुलेशन उसके नेचर के अकॉर्डिंग करनी है। हमेशा पहले आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, FL, दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर चेक करो इफ इट इज दिस FL इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स और लेस देन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर आता है तो बॉडी मूव करेगी और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स कम आता है तो फ्रिक्शन की लिमिट में है, फ्रिक्शन उसे रोक देगा और ये फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही होगी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फ्रिक्शन।